वेलकम बच्चों, स्वागत है आप लोग का। और आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी ग्रेविटेशन की सेकंड क्लास, जिसमें हम देखेंगे टॉपिक वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद इफ़ेक्ट ऑफ डेप्थ। डेप्थ में जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या असर पड़ता है वो हम अब देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था, अगर हम अर्थ सरफेस, ये हमारी सॉलिड वाला जो स्फीयर है, ये अर्थ है, इससे अगर हम ऊपर जाते हैं हाइट पर, तो हाइट पर जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस होता है। डेप्थ पर क्या असर पड़ेगा उसको देखने के लिए बढ़ाते हैं इसको आगे। तो हमने अज्यूम किया है पहले की तरह m and r be mass and radius of earth as shown in the figure and acceleration due to gravity on the surface, जिसका फॉर्मूला gm/r² था, इसको अब हम थोड़ा सा डेंसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ऐसा हमें इसलिए करना हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जब हम सरफेस पर हैं तो हमारे लिए मास कुछ वैल्यू है, रेडियस कुछ वैल्यू है। डेप्थ पर जाएंगे तो रेडियस तो हमें मिल जाएगी। मान लेते हैं सरफेस से यहाँ नीचे तक d डेप्थ पर गए तो रेडियस r में से d कम हो गया, तो बचा कितना, r - d। तो ये डॉटेड वाली स्फेयर से हमें न्यू अर्थ मिल जाएगी, जो अब हमारे लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होगी। बट यहाँ पर डेप्थ में जाने पर इस बार हम मास को कांस्टेंट नहीं रख पाएंगे जैसा हमने हाइट पर जाने पर रखा था, बिकॉज इस बार जो हम पोर्शन रिमूव करने जा रहे हैं वो सॉलिड पार्ट है और सॉलिड पार्ट का इफेक्टिव मास होता है। तो यहाँ से नीचे जाने पर कितना मास बचा वो हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये ज़रूर पता है कि यहाँ से यहाँ डेंसिटी हम यूनिफॉर्म मानकर चलेंगे तो डेंसिटी सेम रहेगी, इसलिए हम एक्सप्रेशन को डेंसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप चाहेंगे तो डेंसिटी वाला फार्मूला जो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं उसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ g/r² अपनी जगह पर है। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हमने फार्मूला लगा ही दिया है और ये हमारा फार्मूला 4/3 g/r आ गया। अब ये हमारा सरफेस वाला फार्मूला है। डेप्थ पर देखेंगे तो रेडियस इज़ r - d बट डेंसिटी इज सेम, तो 4/3 g सेम रहेगा, r की जगह r - d हो जाएगा और डेंसिटी भी सेम रहेगी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d इज़ gd इज इक्वल्स टू 4/3 g/r - d रो। ये 4/3 g/r - d रो बन जाएगा, जिसमें ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आई चुकी थी। दोनों का रेशियो करेंगे gd/g, तो 4/3 g रो कट जाएगा, इधर से r - d और इधर से r, ये एक्सप्रेशन हमारे बच जाएंगे। तो r - d/r एक्सप्रेशन रिमेनिंग एक्सप्रेशन आ गया है। बाकी gd/g अपनी जगह पर है। r/r इसको सेपरेट करेंगे तो 1 हो जाएगा, -d/r ये बनेगा ही। तो gd इज इक्वल्स टू g इंटू 1 - d/r, gd इज इक्वल्स टू g इंटू 1 - d/r, ये एक्सप्रेशन बन गया। तो g को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो gd इज इक्वल्स टू g माइनस g इंटू डी। ये g और d यहाँ पर प्रोडक्ट में है, ध्यान रहे, जबकि यहाँ पर d सफिक्स में लगाया गया, तो g माइनस g इंटू d/r। और ये क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि gd इज इक्वल्स टू g व्हेन समथिंग इज रिमूव्ड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इट मीन्स gd इज लेसर देन g and hence acceleration due to gravity decreases with increase in depth also। डेप्थ में जाने पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रिड्यूस होती है। ये बात हम इस डेरिवेशन से प्रूव कर चुके हैं। तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये इसका फिगर है और ये हमारे इसके सिंपल स्टेप्स हैं, तो इसे आप नोट कर लेंगे। फिर बढ़ाते हैं आगे। नेक्स्ट इफेक्ट इज़ इफेक्ट ऑफ शेप। अर्थ की शेप अभी तक हम जो स्फेरिकल, परफेक्ट स्फेरिकल मानकर चल रहे थे, एक्चुअली देखा जाए तो परफेक्ट स्फेरिकल शेप नहीं है, ये थोड़ा ओवल शेप की होती है, आप जानती हैं। इसमें लॉन्गर रेडियस जो होगी या डायमीटर, उसे हम इक्वेटोरियल एक्सिस कहते हैं, और जो शॉर्टर रेंज पर होगी उसे हम पोलर एक्सिस कहते हैं। तो इक्वेटोरियल की जो रेडियस है वो RE है, पोलर रेडियस है RP। मास क्योंकि सेंटर पर कंसनट्रेटेड है तो दोनों सरफेस के लिए हम मास सेम ले सकते हैं। तो इफेक्ट ऑफ शेप का इफेक्ट देखें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला gm/r² है। तो इस शेप के अकॉर्डिंगली अगर इक्वेटर की बात करेंगे तो GE होना चाहिए gm/re², रेडियस ऑन इक्वेटर, एंड पोल वाला एक्सप्रेशन gm/rp²। तो gm/rp² आ गया है, gm/re² आ गया है, दोनों का रेशो करेंगे GE/gp, तो रेडियस रिवर्स में हो जाएगा rp²/re²। और यहाँ से ये आ गया है RP, क्योंकि लेसर देन है RE, ये हमें दिख रहा है RP की वैल्यू छोटी है, RE की वैल्यू बड़ी है। तो रेशो में इधर अगर ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है तो इधर भी ऊपर छोटा और नीचे बड़ा होना चाहिए, यानी कि पोल वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर वाले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से बड़ा होगा। ये है हमारा कॉन्सेप्ट इफेक्ट ऑफ शेप का। तो इसे भी आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये हमारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए। यहाँ पर वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पोर्शन हमने कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट कुछ केसेस हैं, स्पेशल केसेस, जो न्यूमेरिकल्स में खासतौर पर हमारे पास इस्तेमाल होंगे, उनकी बात कर लेते हैं।
हाइट और डेप्थ के लिए हम फार्मूला, जो मेन फार्मूला है वो जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू आर अपन आर प्लस एच का होल स्क्वायर है, याद रखेंगे इस बात को। ये आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये हमारा एक्सप्रेशन होल स्क्वायर में आ जाएगा। ये भी हमारा फार्मूला लिखा जा सकता है, तो एक ही बात है, ये हमारा मेन फार्मूला होगा। बट हमने एक और फार्मूला इसमें कुछ पोर्शन इग्नोर करने के बाद बनाया था, तो उससे हमारे पास एक्सप्रेशन आया था। आप डेरिवेशन के लास्ट स्टेप में देख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट के लिए जी एच इज इक्वल टू जी माइनस 2GH अपन आर। तो यहाँ से अगर हम स्पेशली डिक्रीज इन जी, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन जी या परसेंटेज डिक्रीज इन जी की बात करेंगे तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी के न्यूमेरिकल्स के लिए आपको डायरेक्टली यही फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। ये हमारा मेन फार्मूला है जिसमें हमने कोई पार्ट इग्नोर नहीं किया है, तो असली आंसर इसी से आएगा, एक्चुअल आंसर इसी से बनेगा आपका। लेकिन अगर कुछ स्पेशल कंडीशन में अगर डिक्रीज इन जी, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन जी या परसेंटेज, स्पेशली ये वाला पार्ट परसेंटेज डिक्रीज इन जी अगर आपको पूछा है तो आप फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो डिक्रीज इन जी कैसे बनेगा, पहले था जी, बाद में हुआ जी एच, तो जी माइनस जी एच करेंगे, वो इसी फार्मूले से बन जाता है। जी एच को राइट ले आओ, माइनस 2GH अपन को आर को लेफ़्ट, तो आपका एक्सप्रेशन 2GH अपन आर हो गया। फ्रैक्शनल डिक्रीज़ के लिए जो डिक्रीज इन जी था उसके नीचे में स्मॉल जी लाना है, तो ये ही जी, ये वाला जी यहाँ से हटाकर नीचे ले आएंगे तो 2H अपन आर यहाँ बच जाएगा। और इसको अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये परसेंटेज डिक्रीज इन जी भी बन जाएगा। तो इसे भी पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। फिर हम डेप्थ वाले का केस देखेंगे इसी तरीके से। तो डेप्थ वाला केस है, इसमें भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला, यहाँ पर हमने कोई इग्नोरेंस नहीं किया था, ये हमारा एक्चुअल फार्मूला ही है, तो इसमें एक ही फार्मूला है, यहाँ कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जी डी इज इक्वल टू जी माइनस जी इंटू डी अपन आर। डिक्रीज इन जी पहले की तरह वैसे ही निकालेंगे, जी माइनस जी डी, तो जी इधर है, ये जी डी को राइट लेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस जी डी अपन आर लेफ्ट जाएगा तो पॉजिटिव, तो जी डी अपन आर बन गया। यहाँ से जी नीचे भेज देंगे तो सिर्फ डी अपन आर बचेगा, वो फ्रैक्शनल डिक्रीज़ के लिए फार्मूला बनेगा। और इसी एक्सप्रेशन को दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज डिक्रीज इन जी का फार्मूला भी आ जाएगा। ये हमारा एक्सप्रेशन डेप्थ के लिए है। बाकी शेप का सिर्फ कंपैरिजन था, तो उसके लिए ऐसा फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हम इसमें एक और स्पेशल कंडीशन की बात करें कि अर्थ के सेंटर की बात करें तो वहाँ पर जो डेप्थ होती है वो रेडियस के बराबर हो जाती है। तो जी डी का फार्मूला जी माइनस जी डी अपन आर से जी माइनस जी आर अपन आर हो जाएगा। आर अपन आर 1 है तो जी माइनस जी से आंसर आता है 0। यानी कि अर्थ के सेंटर पर, एट सेंटर ऑफ अर्थ, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखें तो दिस इज़ 0। इस बात को ज़रूर याद रखें। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो आप उससे पहले इस पोर्शन को भी पॉज करके नोट कर सकते हैं। देन दिस, बढ़ाते हैं आगे, ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट एंड डेप्थ। तो हाइट के साथ हम फार्मूला देख चुके हैं। हाइट के साथ अगर हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूला हमारा ये है, जो क्लियरली बता रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एच, दिस इज़ हाइट के साथ इन्वर्स स्क्वायर रिलेशन में है। तो ये इन्वर्स स्क्वायर रिलेशन होने की वजह से, यहाँ पर इन्वर्स स्क्वायर रिलेशन होने की वजह से जी एच की वैल्यू एच स्क्वायर के इन्वर्स रिलेशनशिप में है, तो एक कर्व फॉर्म बनता है जैसे जैसे हाइट आगे बढ़ाएंगे। अभी ये हाइट 0 है तो यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, ये रेड से जो लिखा गया है जी, ये सरफेस वाला जी है। जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जी कम होता जाएगा, लेकिन ये टच नहीं होगा, इधर ध्यान रखें। एच की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है एक्सेप्ट इन्फिनिटी, जो जी एच के फॉर्मूले को यहाँ पर 0 बनवा दे, जी एच की वैल्यू को 0 बनवा दे, इसलिए इसे टच करके नहीं बल्कि कर्व फॉर्म में एक ग्राफ बनाकर ऐसे छोड़ दिया जाता है। डेप्थ की बात करेंगे तो डेप्थ में हमारे पास जो फार्मूला है वो है जी डी इज इक्वल टू जी माइनस जी डी अपॉन आर। तो यहाँ पर अगर रिलेशनशिप आप देखेंगे तो वो कुछ ऐसा है, जी डी इज इक्वल टू जी माइनस जी डी अपॉन आर, यानी कि डेप्थ के साथ आमने सामने लिखा है बट ये माइनस साइन के साथ है, यानी कि डी पार्ट जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये पार्ट बढ़ता जाएगा, माइनस होने वाला पार्ट बढ़ेगा तो जी डी पार्ट कम हो जाएगा। तो जी डी डेप्थ के साथ यहाँ भी इन्वर्स रिलेशन में है बट सिंगल पावर के साथ। सिंगल पावर यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन, इसलिए कर्व की जगह एक स्ट्रेट लाइन आती है
और हमें ये भी पता है कि डेप्थ में जब हम d=r पर पहुंचते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस होकर 0 हो जाता है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ किया जाएगा और यहाँ टच कराया जाएगा। दोनों ग्राफ को हाइट एंड डेप्थ अगर दोनों को आप ड्रॉ करना चाहते हैं यहाँ से पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको भी। और अगर इनको कलेक्टिवली आपको ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है तो दोनों ग्राफ को ऐसे भी दिखाया जाता है। ये हमारी लाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की है, राइट साइड हम डेप्थ हाइट दिखा रहे हैं, तो लेफ्ट साइड हम डेप्थ दिखा रहे हैं। यहाँ ये कर्व की फॉर्म में आएगा और यहाँ ये स्ट्रेट लाइन जहाँ पर इस जगह पर d=r हो जाता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बन जाती है 0। तो ये था हमारा वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसकी इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपने इसको अच्छे से समझा होगा। इसके बाद आगे बढ़ाएं अगर इसको, तो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड का। ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें फील्ड की बात करनी होगी। फील्ड किसी भी ऐसे एरिया या स्पेस को कहा जाता है जहाँ किसी पर्टिकुलर काम के लिए उसे मेंटेन किया जाता है। जैसे अगर सपोज़ आप क्रिकेट फील्ड की बात करें तो क्रिकेट फील्ड में फील्ड जो एरिया है ये वो रीजन है जहाँ पर जितनी भी मेंबर्स हैं, प्लेइंग मेंबर्स हैं, वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। बाहर से किसी को वहाँ आने की परमिशन नहीं होती, जब तक उन्हें परमिट ना किया जाए वो एंटर नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से आपके घर के चारों तरफ आपके बाउंड्री होती है, घर के चारों तरफ उस बाउंड्री के अंदर का स्पेस आपका फील्ड है, जिसके अंदर किसी बाहर के पर्सन को आने की परमिशन नहीं है जब तक आप उसे परमिट ना करें। यानी कि फील्ड एक ऐसा स्पेस है जिसमें किसी भी बॉडी के लिए जो फील्ड होगा, जिस बॉडी के लिए वो फील्ड होगा, उस बॉडी में एबिलिटी होगी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाने की। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की। ऐसा एक फील्ड आप 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड जैसा पढ़ चुके हैं, वहाँ का रेफरेंस भी ले सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि रेड कलर से जो हमने स्फीयर दिखाया है, मास एम रेडियस आर, दिस इज़ अर्थ। कोई भी बॉडी हो सकती है, दूसरा प्लेनेट भी हो सकता है। और ये डॉटेड ब्लू लाइन से जो हमने दिखाया है, दिस इज़ द फील्ड। ये वो स्पेस है जिसके अंदर या जिसके सरफेस तक कोई दूसरी बॉडी m0 यूनिट मास बॉडी m0 आती है, या आउटसाइड फील्ड है तो फोर्स की वैल्यू 0 दिखाई गई है। लेकिन जैसे ही सरफेस पर एंटर कर गई, फील्ड की रेंज में एंटर कर गई, इसमें फोर्स लगना शुरू हो गया। तो ये हमारी सोर्स बॉडी जिसने फील्ड को जनरेट किया है, उसके चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें ये सोर्स बॉडी दूसरी बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सके, दैट स्पेस इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। तो डेफिनेशन में यही बात लिखी है, स्पेस अराउंड ए मटेरियल body in which it can exert gravitational force on another material objects। ये कोई भी मटेरियल बॉडी होगी जो हमारा सोर्स बॉडी का भी काम करती है। इसको एक तरह से आप सोर्स बॉडी भी कह सकते हैं। सोर्स बॉडी इसलिए क्योंकि ये फील्ड का सोर्स बन रही है। इन विच दिस सोर्स बॉडी विल एक्सर्ट फोर्स ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड का। अब मान लेते हैं ये m0 यूनिट मास x डिस्टेंस तक एग्जिस्ट कर रहा है फील्ड के अंदर, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा F, डिस्टेंस x पर लग रहा है। तो यहाँ पर ये जो फोर्स लगा है इसकी कोई सर्टेन वैल्यू, सपोज़ अगर ये बॉडी यहाँ सरफेस पर ना रखकर थोड़ा अंदर रखी होती तो आप इमेजिन करिए जो फोर्स लगाने की एबिलिटी होगी वो पहले से ज़्यादा होगी या कम। सोर्स बॉडी के अगर पास आ गया तो ऑब्वियसली फोर्स लगाने की एबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, और पास आएगा तो और ज़्यादा बढ़ेगी। अलग अलग जगह पर फोर्स लगाने की एबिलिटी अलग अलग होती है सोर्स बॉडी की। फील्ड के अंदर कहाँ कितनी एबिलिटी है उसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। पूरा नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, डिनोटेड बाय I, डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसमें एक यूनिट मास रखा है आपने, डिस्टेंस x पर रखा है, कुछ फोर्स लगा है F, कितना फोर्स लगा, कितने मास पर लगा, रेशो कर दो, कितना फोर्स लगा, F लगा, कितने मास पर लगा, m0 मास पर, यूनिट मास पर। इसकी वैल्यू m0 की वैल्यू हम 1 kg मानकर चल रहे हैं, तो उस हिसाब से I की वैल्यू इक्वल टू F हो जाएगी। और यही हमने लिखा है, इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास। तो F बाय m0 है। F की वैल्यू की बात करेंगे तो gm1 m2 बाय r², यानी कि gm m0 बाय x² अपॉन में m0 है ही, तो m0 से m0 कट जाता है और ये gm अपन x² बन जाएगा। तो एट सरफेस ऑफ अर्थ x की वैल्यू r है, मान लेते हैं ये अगर बॉडी यहाँ ना रखी होगी, यहाँ सरफेस पर आ जाएगी तो x भी रिड्यूस होकर रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा। तो एट अर्थ सरफेस x विल बी इक्वल टू r, और x अगर r है तो gm अपन x² का फार्मूला gm अपन r² हो गया, यानी कि ये स्मॉल g से ही मिलता जुलता है। तो ऐसा यूनिट बन जाएगी न्यूटन पर kg इस फार्मूले का इस्तेमाल करके, और g की बराबर है तो इसलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वांटिटी वेक्टर है
और वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन होनी चाहिए। किस तरफ है डायरेक्शन? टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सोर्स बॉडी। जो हमारी सोर्स बॉडी है, ये सोर्स बॉडी है, उसके सेंटर की तरफ लग रहा है फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी सेंटर की तरफ ही होगी। तो इसे भी आप पॉज करके नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यहाँ पर ये जो टर्म पोटेंशियल है, पोटेंशियल का मतलब आप जानते हैं एबिलिटी से होता है। एबिलिटी हम हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट की काम करने को लेकर करते हैं। जैसे आप बच्चे लोग हैं तो आपकी एबिलिटी को हम मेजर करते हैं स्टडी एबिलिटी से। तो कोई बच्चा कितनी देर तक पढ़ाई कर सकता है वो उसकी स्टडी एबिलिटी पर डिपेंड करेगा। तो उस एबिलिटी की जगह हम बोल सकते हैं पोटेंशियल, और नाम बन जाएगा स्टडी पोटेंशियल। स्टडी पोटेंशियल मतलब बच्चे की एबिलिटी वो कितनी देर तक पढ़ पा रहा है। जिसकी एबिलिटी जिसकी स्टडी पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा, उसकी पढ़ने की एबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ऐसे ही हमारे ग्रेविटेशनल बॉडी के पास भी है। जो ग्रेविटेशनल बॉडी है जिसने ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट किया था, उसके पास भी एक एबिलिटी होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या है ये? इट इज़ डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये वर्क डन की कॉस्ट पर ही होगा in bringing a unit mass from infinity to that point inside the gravitational field and that should be without acceleration। देखते हैं क्या है। ये हमारी एक बॉडी है, जैसे कि अर्थ मान लेते हैं, मास m है, रेडियस r है, इसका फील्ड है, ये ब्लू कलर से दिखाया है डिस्टेंस x तक, और यहाँ बहुत दूर इन्फिनिटी पर एक यूनिट मास रखा है m0। तो आपको पता है हमारी ग्रेविटेशनल बॉडी में फोर्स लगाने की एबिलिटी होती है। तो ये बहुत दूर से इन्फिनिटी से एक बॉडी को अट्रैक्ट करना शुरू करेगी और फील्ड के अंदर ये p पॉइंट तक लेकर आएगी। तो इन्फिनिटी से p पॉइंट तक लाने में इसने कुछ वर्क किया है बॉडी ने, सोर्स बॉडी ने। कितना वर्क किया है? W। कितने मास पर किया है? m0 मास है, m0, दोनों का रेशियो कर दो। तो वर्क पर यूनिट मास, वर्क इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड ग्रेविटेशन फील्ड, जिस पॉइंट पर हम फील्ड की पोटेंशियल की बात कर रहे थे। और ध्यान रहे ये विदाउट एक्सेलरेशन होना चाहिए। विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब है बाहर से कोई बॉडी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएगी, ये सारा काम इंटरनल सिस्टम के अंदर ही होगा। तो W/m0, और इसको आगे हम लेटर प्रूव करते हैं तो -gm/r है, जिसमें g का मतलब आप जानते ही हैं, m इज़ मास ऑफ सोर्स बॉडी एंड r इज़ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये सोर्स बॉडी के सेंटर से उस पॉइंट तक के डिस्टेंस जहाँ पर आप पोटेंशियल को चेक कर रहे हैं। ऐसा यूनिट जूल पर kg फॉर्मूले से आ रहा है, और क्वांटिटी स्केलर है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होगा। तो एक छोटी सी डेरिवेशन है, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आप इतना पोर्शन पॉज करके नोट कर सकते हैं टिल फिगर, इसको भी देख सकते हैं साथ साथ। तो बढ़ाते हैं इस डेरिवेशन को आगे। हमने माना है m and r बी मास एंड रेडियस ऑफ द सोर्स बॉडी एंड इट इज़ हैविंग फील्ड अप टू डिस्टेंस x एज शोन इन फिगर। वी हैव टू ब्रिंग ए बॉडी ऑफ मास m0, ये m0 मास की बॉडी को फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोजिशन r लेकर आना है। फॉर दिस वी फाइंड स्मॉल वर्क डन थ्रू डिस्टेंस dx। अब इसके लिए हमें क्या करना है? वर्क डन निकालना है, W/m0 करेंगे, ये फॉर्मूला है हमारा W/m0। तो W आ जाएगा तो डिवाइडेड बाय m0 आंसर बन जाएगा V का। और W की वैल्यू आप जानते हैं फिजिक्स में हम हमेशा स्मॉल वर्क से शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या अज्यूम किया है, ये इन्फिनिटी से जो यहाँ ला रहे हैं इसमें हमने बीच में माना है कि बॉडी A पोजीशन पर होगी, वहाँ से B पोजीशन तक आएगी, dx डिस्टेंस। इस dx डिस्टेंस का स्मॉल वर्क निकालेंगे और उसको इनिशियल से फाइनल इंटीग्रेट कर देंगे। तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आप जानते ही हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम इस पोजीशन पर देखें तो x डिस्टेंस पर कैपिटल M और m0 के बीच में जो फोर्स होगा वो होगा gm/x²। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे f dx में, तो dw आ जाएगा f इज़ gm/x², साथ में dx है। उसके बाद है टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन इनिशियल से फाइनल करेंगे तो देखेंगे d किसके साथ है, इंटीग्रेशन से होगा, d के साथ है x इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज़, a पोजीशन पर रखी हुई m0 और कैपिटल M, इनके बीच में डिस्टेंस x है। इनिशियल पोजीशन पर देखें तो ये बॉडी इन्फिनिटी पर है, यानी स्मॉल m0 और कैपिटल M के बीच में जो इनिशियल डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। और फाइनली ये यहाँ से इस p पॉइंट तक आई है डिस्टेंस r तक। तो जो मूवमेंट है वो इन्फिनिटी से r है, इसलिए इंटीग्रेशन भी हमारा इन्फिनिटी से r हो जाएगा। वर्क डन को dw से तो w हमने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ dx की जो लिमिट बनी है वो इन्फिनिटी से r बनी है। gm/x², जो कि gm m0 कांस्टेंट है,
1/x² को x⁻² बना दिया हमने। और अब ये पुराना फार्मूला आप जानते ही हैं इंटीग्रेशन का, x⁻n वाला फार्मूला है, x⁻n+1/n+1, लिमिट्स इन्फिनिटी से आर एज इट इज़ रहेगी। तो n+1 में -2 था, इसलिए पावर -2 + 1/-2 + 1, ये -1 जो बना है इसको बाहर कर दिया, माइनस आ गया, x⁻−1 था उसे 1/x कर दिया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में हमने जब पुट किया x की जगह, अपर लिमिट इज़ r, माइनस करके लोअर लिमिट इज़ इन्फिनिटी, 1/∞ 0 हो जाता है। तो ये फार्मूला बन जाता है -gm_m0/r। तो फार्मूला आ गया है -gm_m0/r। सो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसका एक्सप्रेशन बन चुका है, W/m0 था, W की वैल्यू रखी, m0 से m0 कट गया, फार्मूला आ गया है -gm/r। तो फार्मूला बनता है -gm/r की जगह हमने स्मॉल r की जगह, फिगर से देख सकते हैं आप, सेंटर से लेकर P पॉइंट तक डिस्टेंस है स्मॉल r। इसमें अगर आप देखेंगे तो सेंटर से सरफेस तक कैपिटल R है और उसके बाहर P पॉइंट तक हाइट बन रही है h। तो h हाइट स्मॉल कैपिटल R के साथ ऐड करेंगे तो स्मॉल r के बराबर है। वही फार्मूला हमने यहाँ पुट कर दिया है, स्मॉल r की जगह कैपिटल R + h। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इसे भी आप पॉज करके नोट कर लेंगे। ये तो आपने कर ही लिया था फिगर तक, ये स्टेप्स हैं, देन ये हैं, और ये हमारा एक्सप्रेशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का आ गया। अब यहाँ पर जिस बॉडी को हमने मूव किया है इन्फिनिटी से पोजीशन P तक, वो यूनिट मास के लिए किया गया वर्क है। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है V, ये 1 यूनिट मास के लिए आने वाला वर्क है। अगर कोई 2 यूनिट मास के लिए करता है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर कोई 3 यूनिट मास के लिए कहता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई 4 मास के लिए कहता है तो 4 से कर देंगे, कोई m मास कहता है या m0 कहता है, ये m0 नीचे वाला, तो इस m0 को आप यहाँ से हटाकर v के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो w के बराबर टोटल वर्क डन आ जाएगा, यानी कि टोटल एनर्जी। मींस ये यूनिट मास के लिए है, इसको अगर आपने m से मल्टीप्लाई कर दिया तो वर्क डन के बराबर है, उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नाम दे सकते हैं। और वही हमारा अगला टॉपिक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी। ये एनी मास होगा, इस बार स्पेसिफाई नहीं है कि ये यूनिट मास है, बाकी वही है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन। यानी कि इस बार हम m मास को लेकर आएंगे इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी से पॉइंट P पर, और इस बार ये m0 नहीं होगा, जनरल मास होगा, और इसमें आने वाला वर्क डन ही हमारी एनर्जी का काम करेगा। तो u को हमने w के बराबर रख दिया है, और w का फार्मूला v × m0 या v × m बनता है। इस बार m0 की जगह m है तो हमने vm कर दिया। तो -gm/r तो था ही, इसके साथ स्मॉल m आ गया है, और अदरवाइज -gmm/r + h। तो इसकी भी डेरिवेशन देखेंगे, एग्जैक्टली सेम है। स्मॉल वर्क डन f dx, फोर्स की वैल्यू gmm/x² एट पॉइंट A। उसके बाद हमने इसमें एक्सप्रेशन में f की वैल्यू ये थी, dw की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में रख दी है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो ये हमारा एक्सप्रेशन जो बना है dw का, वो बना है f dx में f की वैल्यू पुट कर दी है, और ये dx है। टोटल वर्क डन इन्फिनिटी से r के लिए इंटीग्रेट करेंगे, gmm बाहर हो जाएगा, x⁻² है, x⁻² + 1/-2 + 1, 1/x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये वर्क डन आ गया। अब इसको m से डिवाइड नहीं करना है, बल्कि बोल देना है दिस वर्क इज स्टोर्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और यही हमारा एक्सप्रेशन हो गया है u = -gmm/r। इसको हम vm भी कहते हैं। ये एक्चुअली वही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसे आप mgh की फॉर्म में देखा करते थे, बट ये mgh की फॉर्म नहीं आई है, एक्चुअल फॉर्म यही होती है इसकी। mgh कैसे बनता है वो हम आगे बात करेंगे। तो ये है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब अगर हम देखें एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर इसमें माइनस साइन आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दैट नेगेटिव साइन ऑफ द एनर्जी इंडिकेट्स बाउंडेशन ऑन ए बॉडी ड्यू टू अर्थ। एक बार आप इस बॉडी को इन्फिनिटी से अर्थ के फील्ड के अंदर ले आए तो अर्थ उसको अपने साथ बांध कर रखती है। जैसे आप कोई बॉल की बात करो, बॉल फुटबॉल, जैसे आप शॉट मारते हो, थ्रो करते हो ऊपर की तरफ, तो आपने देखा ऊपर थ्रो तो कर देते हैं, बट वो फाइनली फॉल बैक हो जाती है, वापस अर्थ सरफेस पर आती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो बाहर थ्रो करने की कोशिश करते हैं वो वापस लौट कर आता है, इट मीन्स अर्थ ने बॉडीज़ को बांध रखा है अपने साथ, बाउंडेशन है, और वो बाउंडेशन यहाँ पर इस नेगेटिव साइन से दिखाई जाती है। अच्छा, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम अलग अलग पोजीशन पर लें, जैसे एट अर्थ सरफेस -gmm/R आ जाएगा, स्मॉल r की जगह, सरफेस पर हाइट पर आपके पास ये r + h है, r + h एक्सप्रेशन हाइट वाला है, हाइट 0 हो गई सरफेस पर तो ये r बचता है।
तो ये जो दो पोटेंशियल एनर्जी आई हैं इनका चेंज निकालेंगे अगर हम, तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आता है डेल्टा यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1। तो ये जो U2 माइनस U1 है उसमें U2 की वैल्यू रखी है, U1 की वैल्यू रखी है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बाहर आता है। और इसमें 1/r वाला ये GMM अगर आप कॉमन कर लेंगे तो प्लस 1/r पहले आ जाएगा और माइनस 1/r प्लस h बाद में। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया है, इसमें से डेलिबरेटली r को कॉमन लिया है पहले की तरह। तो यहाँ r था बट यहाँ नहीं था, तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मल्टीप्लाई वाला बाहर कॉमन हो गया, डिवाइड वाला अंदर बचा हुआ है। और ये जो 1/r प्लस h में ये एक्सप्रेशन था हमारे पास 1 + h/r था, ये इसको 1 में था, इसको ऊपर लाकर हमने -1 कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। इस स्टेप को अगर आपको अच्छे से समझना है तो ऐसा देख सकते हैं इसे कि यहाँ पर हमने क्या किया है, इस h के साथ एक r मल्टीप्लाई भी किया है और फिर हमने यहाँ डिवाइड भी किया है। ऐसा करने से क्या हुआ कि यहाँ पर अपॉन में हमारे पास r आ गया है बाहर कॉमन, यहाँ सिर्फ 1 बचा है और यहाँ से ये r कॉमन हो जाने की वजह से यहाँ बचा है 1 + h/r। तो ये जो h/r है 1 + h/r, इसको हम ऊपर भेजते हैं। अगर ये एक्सप्रेशन इस नीचे वाला एक्सप्रेशन को ऊपर भेजते हैं तो पावर -1 हो जाता है, ये इस तरीके से आया है। उसके बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा रहे हैं, 1 + x⁻n 1 - nx होता है, तो 1 माइनस आ जाएगा, ये 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा h/r, तो 1 - h/r हो गया। ओपन कर दो, 1 - 1 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस h/r बचेगा, तो 1 - 1 h/r GMM h/r² हो गया। और आप समझ रहे हैं GM/r², इसको अलग कर दो, ये स्मॉल g होता है, तो स्मॉल g × mh और यही है mgh। तो ये जो डेल्टा U है बेसिकली ये हमारा U2 माइनस U1 था, ये वाला पार्ट है U2 माइनस U1। ये डेल्टा mgh जो आया है दिस इज़ इक्वल्स टू U2 माइनस U1। अब अगर आप इसमें U1 को इनिशियल सरफेस ऑफ अर्थ वाली एनर्जी को 0 मान लेते हैं तो जाकर ये U का फॉर्मूला mgh के बराबर आता है। इस तरीके से ये एक्सप्रेशन बनता है mgh का, U इज़ इक्वल्स टू mgh। जो हम डायरेक्टली लिखा करते थे वो एक्चुअल में इतनी लंबी चौड़ी डेरिवेशन से बनता है। तो एक्चुअल फार्मूला जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का है वो ये है, mgh वो स्पेशल केस का फार्मूला है जिसको आपके सामने यहाँ रखा हुआ है, आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। इस तरीके से। तो इसी के साथ हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसमें आती हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन, कुछ एस्केप वेलोसिटी और सैटेलाइट की इन्फॉर्मेशन हमें देखनी है। वो सारी बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।